यूपी पुलिस की तैयारी के लिए हम लोग जो ये प्रगतिशील बैच पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या है कि अगर अभी जो हम हैं हिंदी का 11वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इस बैच के हिंदी की 11वीं क्लास कौन सी है? संधि। आप लोगों में से जो भी नए हैं आपसे एक बात कहेंगे, इस क्लास को पूरे तरीके से आप शांत मन से अटेंड करिएगा। लास्ट में जैसे होगा ना कि ये हिंदी का एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां हम लोगों को हमेशा मतलब कंफ्यूजन रहता है। बहुत से लोगों को, सबको नहीं, बहुत से लोगों को कठिन लगता है ये चैप्टर। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप जैसे ही क्लास को कंप्लीट करेंगे आप वो संधि को कभी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। एक ऐसे तरीके से आज हम बताने जा रहे हैं ना, आप कहीं से भी पढ़े होंगे मगर आप जब इस क्लास को कंप्लीट करेंगे आप यकीन मानिए कभी भी नहीं भूल पाएंगे। क्लास अटेंड करिएगा। और हाँ, जो पुराने स्टूडेंट है जो कि रेगुलर है उनसे हम एक बात कहेंगे। देखिए जो है जनवरी फरवरी में हिंदी की जो हम क्लास लिए थे इस साल, क्या किए हैं कि प्रगतिशील बैच में उनमें से जो बेहतर क्लासें थी, ऐसी क्लास जो अपने आप में बहुत ही बेहतर थी, उस क्लास को बीच में ऐड करके कवर हम चेंज कर दिए होंगे। तो आप लोगों में से तमाम लोगों को ये रहा हो कि नया क्लास लीजिए। हमको एक बात बताइए, अगर अलंकार इसी साल हम जनवरी फरवरी में बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिए, आप उस अलंकार को पढ़ करके लगाइए। अगर एक भी प्रश्न फंस जाएगा तब आप कहिएगा कि नहीं, हाँ कमी है। बहुत ही बेहतर क्लास है ये हिंदी के जो 10 अध्याय हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्रगतिशील बैच नाम से जो क्लास है वहां जितनी क्लासें ली गई हैं सबको अटेंड करिए। अब देखिए क्या है कि हम आपसे बोले हैं कि ये जो चैप्टर है अभी हम लोग पढ़ेंगे तो दोबारा कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो आखिर हम इतना दावा कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा, बाकी निष्कर्ष आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। हाँ, आपसे एक बात कहेंगे, इस संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब आप जानते हैं? जब तक इस अध्याय के बारे में, ये मुझे लगता है हिंदी का सबसे बकवास चैप्टर है, बशर्ते अगर आप मेरी तरफ से सुन करके मुझे जैसे है समझेंगे तब। संधि का मतलब क्या होता है? आप सुने होंगे नाम, जेनेवा संधि, वर्साय की संधि, ऐसे तमाम, दोबर जल संधि हो गया, ये सिंधु वाली जो संधि हुई थी, ऐसी बहुत सी संधियां होती हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे जब दो देशों के बीच समझौता होता है। किनके बीच? दो देशों के बीच जो समझौता होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इस संधि का वही मतलब है, बस अंतर यह है कि यहां पर देश नहीं है, यहां पर आपको जैसे देव है और क्या है, आलय है। क्या क्या है भाई? आप जानते हैं देव का मतलब देवी देवता हो गए और आलय का मतलब क्या हो गया? घर हो गया। तो इस संधि का मतलब यह है कि दो शब्दों के, दो वर्णों या शब्दों के मिलने से यहां पर भी मिलाप हो रहा है। जैसे अमेरिका और चाइना के बीच कोई संधि हो गई, अमेरिका रसिया के बीच कोई संधि हो गई, तो दो देशों के बीच संधि होती है। ये प्लस का मतलब आप जानते ही हैं जो होता है। तो यहाँ देव और घर, आलय का मतलब क्या है? घर। इन दोनों के बीच क्या हुई है? आप कहेंगे संधि हुई है। तब जाकर के ये बनता है देवालय, मतलब कि देवताओं का घर। बस आप इस क्लास को अटेंड करिए, लास्ट में यकीन मानिए, हाँ मेरी क्लास देखिए क्या है ना, कि अगर पिटिल पिटिल भगा के पढ़ेंगे कभी क्लियर नहीं होगी। एक बार मन से अगर आप पढ़ लिए ना, सबसे कम समय में हम कोशिश करते हैं कि पूरे क्लास को खत्म करें, और करते भी हैं। रेगुलर स्टूडेंट को पता होगा कि समय की हम कितनी बचत करते हैं। बस ये है कि आपको अगर नौकरी करनी है तो एक शांत मन से पढ़ना होगा। आप 24 घंटा घूमते रहते हैं मगर क्लास के टाइम लगते हैं पिटिल पिटिल करने, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप शांत मन से पढ़िए, उसके बाद कभी भी आप नहीं भूलेंगे, समझिएगा, ठीक है। तो इतना तो आप जान गए कि संधि का मतलब क्या होता है। ये एक बात तो आपको क्लियर होगी ना इस चैप्टर में। दूसरी बात क्या है? दो वर्णों का आपस में मिलना ही उनके बीच संधि कहलाती है। मुझे लगता है आप ये परिभाषा अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि हर बुक में यही लिखा होता है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर उसी को टूटी फूटी अपनी भाषा में समझा जाए तो आप क्या कहेंगे? दो वर्णों, दो ठो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनका जो आपस में मिलना है, इसी मिलने को हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे संधि कहते हैं। कि नहीं, उन दोनों वर्णों के बीच संधि हो गई। ये संधि की परिभाषा है। और संधि होती किस? जैसे एक बात बताइए, ये लिखा है गीत, क्या लिखा है? गीत। और ये कौन गा रही है? आप कहेंगे अंजलि गा रही है। एक तरफ गीत है, सार्थक शब्द है, एक तरफ क्या है? अंजलि है, किसी का नाम है। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो कहेंगे गीतांजलि। क्या हो जाएगा? गीतांजलि। मेरी बात को आप समझ रहे हो? अभी तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो है अलग लगेगा, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप यकीन मानिए लास्टवा में जाते जाते ये स्थिति बनेगी कि आपको ये चैप्टर एकदम बकवास लगेगा। लास्टवा में एक ऐसी कंडीशन आएगी ना कि आपको ये चैप्टर में पूरा बकवास लगेगा। पेशेंस रख के बस देखिए।
अच्छा वैसे ही आप कहिए, जैसे ये राष्ट्र है, अध्यक्ष है, आप कहेंगे राष्ट्राध्यक्ष। क्या होता है, एक तरफ राष्ट्र का मतलब होता है देश, और देश के जो अध्यक्ष उनको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे उनको हम लोग कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष। जानते हैं कुछ ऐसे शब्द रहते हैं कि उनको जोड़ करके एक पदवी दे दी जाती है, उपाधि दे दी जाती है, एक नया शब्द कर दिया जाता है। राष्ट्र का मतलब देश है, तो पहला शब्द ये हो गया, एक अध्यक्ष हो गया उस देश का अध्यक्ष, तो उस देश के अध्यक्ष को आप क्या कहेंगे, कहेंगे राष्ट्राध्यक्ष। तो ऐसे संधियों का, शब्दों का आपस में मिलाप होता है। अभी नॉर्मल तरीके से सुनिएगा। हाँ, संधि हिंदी में कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अभी जानते हैं, जैसे हम इस क्लास को शुरू किए हैं तो लगभग 99% लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तो ये बकवास लग रहा होगा, रियल क्या कि अभी शुरुआत हुई है, जिसको आप बार बार पढ़ते हैं, इन सब चीजों को आप हर क्लास में पढ़ते हैं, तो ये तो बकवास लगती हैं चीजें। आगे जहां कठिन होती है वो आगे चल के आज आसान होने वाली है, मगर आप शांति से पढ़ते रहिएगा, बार बार हम बोलेंगे। तो आप कहेंगे संधि टोटल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, एक स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा क्या है, विसर्ग संधि है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये टोटल 3 संधियां हैं। मगर इसमें क्या है, स्वर संधि जैसे होता है कि हम पेपर देने बैठे हैं तो 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे। लेकिन क्या जानते हैं, क्लास में अगर हम प्रश्नों के बनने की जो प्रक्रिया है उसको पहले से जानते रहेंगे ना, तो हमारे मन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वहां समय की जब कम समय रहता है, जब बचत करना पड़ता है, जल्दबाजी में हमसे गलती होती है। आसान प्रश्न को भी हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। वहां गलतियां क्या होती हैं, पहला प्रश्न पूछेगा हिंदी में संधि के कुल कितने प्रकार हैं, हिंदी में संधि के कुल कितने प्रकार हैं, आप कहेंगे कुल 3 प्रकार हैं। अब वही थोड़ा सा चेंज करिएगा, कह देगा हिंदी में स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं, आप कहेंगे स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं, 5 हैं। दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि, अयादि। क्या क्या है, दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयादि। तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। अब देखिए, ये जो हमारी क्लास का चरण 1 था, जो पहला चरण था जिसे हम क्लास का परिचय कहते हैं, वह पूरे तरीके से खत्म हो गया। खत्म क्या हुआ, 2 गणों के मेल को संधि कहते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, यह भी पता हो गया। स्वर संधि कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है, ये भी पता हो गया। अब देखिए, आपको एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा, यहां से आपको एक नए सिरे से सोचना है। सोचना क्या है, हमें टोटल 5 और 1 2 ये 7, टोटल यहां से कितनी संधियां पढ़नी है, आप कहेंगे बारी बारी से 7 संधियों का अध्ययन करना है। कितनी संधियों का, टोटल 7 संधियों का। अगर एक एक करके आप 7 संधि को समझते चले गए और बुक से प्रैक्टिस करते चले गए, 7 कोई बड़ी चीज नहीं है संख्या, 7 संधियां एकदम नॉर्मल तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहला कौन सा है, आप कहेंगे दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में है क्या, देखिए इसमें जो है, जैसे जैसे हम चलेंगे बस आप वैसे वैसे चलते रहिएगा। हम आपसे पूछने चल रहे हैं, अभी हम कुछ चीजें आपसे पूछेंगे और आप खुद से बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, हम कहें कि अ के साथ यदि अ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। अगर अ के साथ अ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, आप कहेंगे अ, इसका मतलब क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। मेरी बात को समझे, बस नॉर्मल तरीके से आप सोचिए कि 2 ठो अ है, अ का मात्रा आपस में मिल गया तो क्या बन गया, आप कहेंगे आ का मात्रा बन गया। आसानी की नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए अ की मात्रा के साथ आ मिल जाए, क्या चीज, बड़े छोटे वाले के साथ बड़ा, एक छोटा व्यक्ति है एक बड़ा व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त में एक कक्षा 5 वाला लड़का है, आप कक्षा 12 वाले लड़के हैं, तो बताइए कौन किसको पटकेगा, 12 वाला 5 वाले को पटक के मारेगा कि 5 वाला 12 वाले को, आप कहेंगे 12 वाला 20 पड़ेगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट बड़ी का मात्रा वाला कौन सा आएगा, आ आएगा। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके हैं। बस आप नॉर्मल तरीके से जब इनको समझ जाएंगे ना, तो ये तो पहली संधि अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आप इस चीज को समझ गए, पहली संधि गई काम से। और ये समझना क्या है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि बेहद आसान है। अच्छा एक बात बताइए, इसको पलट दिया जाए, 12 वाला 5 वाले से लड़े, बात वही है,
चाहे उधर से ये लड़े चाहे इधर से वो लड़े। जैसे हम लोग कबड्डी खेलते हैं ना, तो कबड्डी में एक बार हम लोग उस पार रहते हैं, दूसरी बार जब हार हो जाती है तो खाना पलट जाता है, ये जो पाला है बदल जाता है। अब ये 5 वाला 12 वाले के साथ कबड्डी खेल रहा था, एक बार इस पाले में था तो उसको हरा दिया, अब वो पाले में जाएगा तब क्या करेगा? आप कहेंगे तब वो हराएगा, क्योंकि भाई 12 वाला जो है 17-18 साल का होगा, 5 वाला 5-7 साल का होगा, तभी तो 12 वाला ना 20 पड़ेगा। आप कहेंगे इस परिस्थिति में भी क्या बनेगा? आ का मात्रा। मेरी बात को समझे। अब जब दोनों बराबरी वाले भिड़ जाएंगे तब क्या होगा? तब तो तीसरा तो ही नहीं करेगा, क्योंकि यही दोनों है। मतलब क्या है? जैसे आ के साथ आ मिल जाए तो आप कहेंगे तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। ये संधि के जो दीर्घ संधि का पहला नियम है। अगर आप इस पहले नियम को समझ गए तो इसके और जितने भी नियम हैं सब एकदम एकदम पूरे तरीके से यही है, इससे तनिक भी अलग नहीं है। मुझे लगता है आप इसको समझ चुके हैं, और अगर आप इसे समझ चुके हैं तो इस पूरी संधि को आप एकदम बखूबी समझ चुके हैं। बस अंतर क्या है? जितने भी प्रकार हैं उनको सोचने का टोटल 2 तरीका है। कितने तरीके हैं? टोटल 2 तरीके हैं। आप लोगों से कुछ बात कहेंगे। देखिए क्या है ना कि अभी जो है नया चैनल है, नई चीजें हैं, तो स्टूडेंट के लिए भरोसा करना थोड़ा सा कठिन है। अभी जो हम वीडियो डाले थे कि भर्ती कब आएगी, क्या होगा, तो मान लीजिए 99% लोग सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, हाँ बात में सच्चाई है। कुछ एक तो जो है कि कहीं अगर देख लिए तो वो उसी में उलझे हुए हैं। हम आपसे कहेंगे देखिए आप अपने IQ लेवल का प्रयोग करिए। आप 20 साल 22 साल के 18 प्लस वाले हैं, तो आप खुद से सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ना कोई चैनल बड़ा होता है ना कोई आदमी बड़ा होता है। आप भी जो है ना अभी पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी आपकी पहचान ना हो, वहीं आप नौकरी पा जाएंगे तो आपकी एक अलग पहचान हो जाएगी, तो आप बड़े हो जाएंगे, जबकि वही व्यक्ति हैं। तो आप इस हिसाब से मत सोचिए, आप अपने खुद के माइंड से जज किया करिए कि किसकी सूचना सही है, कौन सा सही लग रहा है। आपका माइंड खुद जवाब देगा कि नहीं हाँ यहाँ पर ये सच्चाई है। आप अपने दिमाग पर जब भरोसा करना शुरू कर देंगे ना तो आपके सोचने का लेवल बदल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग जो है चीजों को समझ करके तैयारी करा करिए। जो किताबें हम बताएं उन पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। जब आप भरोसा करेंगे तब जाके रिजल्ट करेंगे। और हाँ, ये जो हिंदी और रीजनिंग की अभी क्लास शुरू हुई है, जब आप इसको कंप्लीट करेंगे ना तो यकीन मानिए आप कोई भी एग्जाम देंगे, हिंदी रीजनिंग वाले कोई भी एग्जाम देंगे, हर एग्जाम में आप 90% स्कोर करेंगे, हिंदी से रीजनिंग से। और जब ये क्लासें कंप्लीट होंगी तभी हम दूसरी क्लास लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हम उलझे हुए हैं जो रूम को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हैं, समझिएगा। मुझे लगता है आप इस चीज को बखूबी समझ चुके हैं, ये नियम। अब सोचने का पहला तरीका क्या है? पहला तरीका देखिए, एक तरफ है युग, क्या लिखा है? युग। जैसे सतयुग, द्वापर युग, कल युग होता है ना, तो एक तरफ युग है, दूसरी तरफ अंतर है। ठीक है, हम कहें कि लास्ट में जो है ये वाला शब्द आएगा। आपको संधि में हमेशा सोचना कैसे है, सिर्फ एक फैक्ट है अभी जो हम बताने जा रहे हैं, यही फैक्ट एकमात्र है जो कि 7 संधि में कॉमन रहेगा। ये जो फैक्ट हम बताने जा रहे हैं अभी, ये पूरे चैप्टर में कॉमन है, ये नहीं बदलने वाला है। क्या? पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, यही दोनों आपस में जुड़ते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये 7 प्रकार की संधियां जो है, 5 ये 2 ये, हर संधि में यही नियम लागू होगा कि आपस में जुड़ाव किनका होगा, कौन से 2 शब्द जुड़ेंगे आपस में। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, बाकी के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं। इस बात को अगर आप पकड़ के चलेंगे, एकदम हठधर्मी की तरह हठ पकड़ के बैठ जाइए कि नहीं हाँ ठीक है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरा शब्द का पहला अक्षर, हम लोग इसी में तोड़ मोड़ करेंगे तो मजा आएगा, समझिएगा। ये लिखा है युग, ग को तनी आप लंबा, जैसे राग अलापना होता है ना, गाना वाना गा के ग करेंगे तो लास्ट में आपको अ मिलेगा। मेरी बात को समझिएगा। जैसे आपको कह दिया जाए हिमालय,
जब हिमालय के लास्ट में जो य है उसको आप थोड़ा चिल्ला के मतलब राग अलाप करके लंबा चढ़ा करके बोलेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, आप कहेंगे अ मिलेगा, युग आ रहा है कि नहीं। अब बाकी ये तो अ है, ये है, और आप अभी पढ़े हैं कि अ और अ के मिलने से क्या बनता है, कहेंगे आ बनता है। अब ये आ बनेगा किसमें, ये परिवर्तन होगा किसमें, हर संधि में, सातों संधि में जो लास्ट का रिजल्ट आएगा वह किसके साथ जाके जुड़ेगा। आप अपने दिमाग से सोचिए तो एक बार कि ये जो लास्ट का जो परिणाम है किसके साथ जुड़ेगा, कहेंगे इन्हीं दोनों को आपस में जुड़ना है। पहले शब्द का पहला अक्षर अंतिम अक्षर और दूसरे का पहला अक्षर, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। ये जो रिजल्ट है तो ये पहले वाले के साथ जाएगा कि दूसरे वाले के साथ। आप कहेंगे भाई पहले वाला हमेशा आगे होता है, जो पहले होता है उसके लिए बोनस होता है, प्लस पॉइंट होता है। तो कोई भी चीज होगी तो सबसे पहले उसी को न मिलेगी। जैसे मान लीजिए क्लास में आप खाने बैठ गए या पढ़ने बैठ गए या कोई भी पेपर देने बैठ गए, तो सबसे पहले कॉपी किसे मिलेगी, जो पहले बैठा रहेगा। सबसे पहले भोजपत्री पे खाना किसे मिलेगा, जो भोज वाले लाइन में सबसे पहले रहेगा। तो ये जो परिणाम है सबसे पहले किसको मिलेगा, आप कहेंगे हमेशा पहले वाले अक्षर को। हम चारों को एक ही बार में लिख रहे हैं, आप पकड़िएगा। गौ में आ को मात्रा मिलेगा तो क्या बनेगा, आप कहेंगे युगांतर बनेगा। क्या बनेगा, युग और अंतर के मिलने से युगांतर बनेगा। ऐसे ही आप जो ये अड़ का मात्रा है, चरण में ड़ है, आप कहेंगे क्या बनेगा, चर, ये ड़ा हो गया और तो मेरी तहैया है। रीजन क्या है कि भाई जो ये वाला है उसके अंदर चला गया तो फिर ये तो यहाँ पर कहीं दिखेगा ही नहीं। जैसे युग और अंतर है, अब ये अ हट करके आ में बदल गया था तो क्या बन गया, युगांतर बन गया। ये क्या बन गया, चरणामृत बन गया। ये दोनों आप बनाइए, इन दोनों को आप बनाइए। देखिए क्या होता है ना कि जब चीजें हमको कठिन लगती है ना तो उन्हें हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आसान चीजें जो होती हैं पहले बार जब नया हम लोग पढ़ते हैं ना थोड़ा सा हमें डर लगता है, मगर जब उनको हम संयम के साथ धीरे 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 पार करते चले गए तो यही चीजें बार बार रिवाइज होंगी। जैसे आप पहला पढ़ रहे हैं, दूसरा में भी यही है, तीसरा में भी यही है, ये बार बार रिवाइज होगा तो आपके लिए फिर बाद में एकदम हल्का लगने लगेगा। इसका आप बना लिए, आप कहेंगे सरणालय, ठीक है, सरणालय हो गया। फिर ये क्या होगा, आप कहेंगे इसको तो अच्छे से जानते हैं, क्या है, विद्यार्थी है। ये सोचने का पहला तरीका है और इसको पकड़ने का पहला तरीका। जैसे आपके एग्जाम में आ गया चरणागत तो आप पकड़ेंगे कैसे, चरणामृत आ गया तो आप पकड़ेंगे कैसे कि ये कौन सी संधि है। अब उसके शब्दों को तोड़िएगा, दो बढ़िया बढ़िया शब्द निकालिएगा। कहेंगे चरणामृत अगर हमारे पेपर में आ गया और उसको हमें तोड़ना है तो कहेंगे चरण इसमें पहले दिखाई दे रहा है और फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, अमृत। चरण के अंतिम में अ का मात्रा है, अमृत के साथ अ है। या तो यहाँ पर देखेंगे ना ध्यान से, पहले वाले सार्थक शब्द के साथ आ का मात्रा, पहले वाले सार्थक शब्द के साथ आ का मात्रा और पहले वाले सार्थक के साथ आ का मात्रा। होना चाहिए था युग, होना चाहिए था युग, मगर है क्या, योगा है। होना चाहिए था चरण, मगर है क्या, चरणा है। होना चाहिए था सरल, मगर है क्या, सरड़ा है। तो लास्ट में हर जगह क्या मिल रहा है, यहाँ पर आ मिल रहा है। पहले वाले सार्थक शब्द के साथ देखेंगे तो हमेशा आ की मात्रा मिल रही है और आपका दिमाग अच्छे से समझ सकता है कि नहीं ये सरल होना चाहिए था, ये चरण होना चाहिए था, ये युग होना चाहिए था, मगर युग से युगा बना है, चरण से चरड़ा बना है, सरल से सरड़ा बना है, विद्या से भाई ये आ वाला जो है विद्या के साथ आ रहेगा तो आवो मिलेगा, तो ये विद्या के साथ विद्या ही बना है। ये देखिए जो पहली संधि है दीर्घ संधि, ये आसान है मगर मेरे जो बताने का तरीका है ये हर टाइप में एक ही जैसा है, चाहे वो चीजें आसान हो या कठिन हो। अगर आप पहले को पकड़ के चलेंगे तो इसके बाद वाला तो आप अपने से करेंगे। देखिएगा दूसरा वाला जो टॉपिक है ना आप अपने से करेंगे। अच्छा पहले इसको समझिए, हम कहें सोचने का जो दूसरा तरीका है, अगर मान लीजिए आपके पेपर में सीधे आ गया देवालय में कौन सी संधि है, क्या आ गया पेपर में, देवालय में कौन सी संधि है,
पहला तो प्रश्न ऐसे बनाता है कि इसमें कौन सी संधि है, और दूसरा प्रश्न कैसे बनाएगा, कहेगा देवालय में कौन सी संधि है, दीक्षांत में कौन सी संधि है। और यही हमें लगता है कि कठिन है, जबकि है बहुत आसान। हम आपसे पकड़ने वाला एक तरीका क्या बताए हैं, इसमें सार्थक शब्दों को तोड़िए, दो ठो बढ़िया बढ़िया शब्द निकालिए जिनका कोई न कोई अर्थ आता हो। अब कहेंगे पहला वाला देवालय में क्या मिलेगा, देव मिलेगा, क्या मिलेगा, देव मिलेगा। और दूसरा वाला क्या मिलेगा, आप कहेंगे दूसरे वाले में आलय मिलेगा। एक बात बताइए, ये होना चाहिए था देव, मगर है क्या, देव आ, देवा है, यानी कि यहाँ पर कौन सी मात्रा है, हा की मात्रा है। और ये आ की मात्रा ही आपको बताएगी कि नहीं हम दीर्घ संधि हैं। ये जो है होना चाहिए था दीक्षा, तो है भी दीक्षा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दीक्षा प्लस अंत, आ और अ के मिलने से लास्ट में क्या बना है, आ बना है। इसमें कौन सा नियम है, आप कहेंगे इसमें ये वाला नियम लागू हो रहा है। पहला वाले में दीक्षा है, दीक्षा के साथ आ की मात्रा है, जैसे समझिएगा, इसको आप क्या लिखेंगे, दीक्षा, और लास्ट में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे अंत लिखेंगे। इधर अ की मात्रा है और इधर क्या है, आ की मात्रा है, दोनों के मिलने से दीक्षांत हो गया। तो ये जो है दीर्घ संधि में नियम आ वाला है। कौन सा नियम है, आ का नियम। 4 नियम है, पहला नियम पूरे तरीके से खत्म हो गया। 3 नियम जो है एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से है। अगर आप इसको 40% भी समझे होंगे ना, तो बाकी जो तीनों है एकदम ऐसा ही हूबहू है, उनको तो आप ऐसे ही उड़ा देंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसे लिख लीजिए, उसके बाद चीजें लेकर के हम आगे आ रहे हैं। अब देखिए जो 3 चीजें हैं, जैसे उतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर आप ये 3 चीजों को पूरे तरीके से समझ गए तो ये दीर्घ संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी जो पहला हम बात किए हैं आ का नियम, वो तो आ का नियम था। ये कौन सा है, आप कहेंगे ई का है। ये कौन सा है, ऊ का है। और लास्ट का कौन सा है, आपका री का है, ठीक है ना। तो ये 3 जो है सेम उसी की तरह है, जैसे वो था उसी तरीके से सेम ये तीनों है। अभी हम जैसे आपको बताने जा रहे हैं, आप बताइएगा, हम आपसे पूछने जा रहे हैं, करेंगे भी और पूछेंगे भी। समझिएगा क्या है, जैसे एक तरफ छोटी ई रहे, दूसरी तरफ बड़ी ई रहे, तो बताइए क्या आएगा। एक तरफ छोटी ई है और दूसरी तरफ बड़ी ई है। आप कहेंगे भाई हर स्थिति में बड़ा वाला बरियार है कि नहीं। एक तरफ छोटी ई है और दूसरी तरफ भी क्या है, छोटी ई है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आप कहेंगे इस परिस्थिति में भी जो है बड़ी ई ही आएगी, है कि नहीं। अरे छोटी ई और छोटी, तो इस परिस्थिति में भी बड़ी ई। अगर मान लीजिए कि आपकी जो है बड़ी ई हो और छोटी ई, ये बड़ी लिख दे, तब भी ये स्थिति में भी आपकी बड़ी ही आएगी। बाई चांस इधर बड़ा वाला बरियार है, इधर क्या है कमजोर है, तब भी क्या आएगा, बरियार आएगा। मेरी बात को आप समझे क्या, जैसे जब अ और आ वाला नियम हम पढ़ रहे थे तो हर स्थिति में बड़ा वाला आ रहा था आ। जब हम ई वाला नियम पढ़ रहे हैं, जैसे कक्षा 5 वाला 12 वाले से भिड़ गया तो कौन सा बरियार है, आप कहेंगे 12 वाला बरियार है। कक्षा 5 वाला जो है 5 वाले से भिड़ेगा, तो इस स्थिति में अगर 2 समान चीजें हैं तो हमेशा कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ही मात्रा आएगी। ई और ई के मिलने से बड़ी ई बनती है, अ और अ के मिलने से आ बनता है। फिर उसी तरह से बड़ी ई और बड़ी ई के मिलने से बड़ी, मतलब हर परिस्थिति में कौन सी मात्रा बन रही है, आप कहेंगे बड़ी की मात्रा बन रही है। अगर आप इसको समझ गए तो ये आप अपने से, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन नियमों को लिखना जरूर है। जब आप इनको लिखे रहेंगे, इनके साथ बगल में एग्जाम्पल जुड़ा रहेगा, तब जब आप रिवीजन करने से चलेंगे ना तो ये आपको बहुत बकवास लगेगा। अभी नया नया तमाम लोगों को हो सकता है नया नया लगे, मगर है तो एकदम बकवास है। बस प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो वास्तव में बकवास है। जैसे जो इसका शब्द है ना वो खुद बता देता है कि नहीं हम दीर्घ संधि के हैं। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जैसे ये जो नाम है दीर्घ संधि, यह नाम पड़ा कैसे, ये नाम पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक छोटा लघु एक बड़ा दीर्घ, जब लघु और दीर्घ आपस में मिलेंगे तो कौन सा पैदा होगा, आप कहेंगे हमेशा दीर्घ पैदा होगा। मतलब क्या है, ये जो है लघु ई है, छोटी ई है, ये जो है दीर्घ वाली ई है। ये कौन सी है, दीर्घ वाली है, तो लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, दीर्घ। ऐसा होने की वजह से इस संधि का नाम दीर्घ संधि पड़ा है।
हर स्थिति में बड़ा वाला पर्याय रहेगा। जैसे मुनि में देखेंगे आप छोटी ई है, यहाँ पर कौन सी ई है, आप कहेंगे पहले वाले में जो है छोटी ई है। समझिएगा, व्हाइट बोर्ड थोड़ा सही रहे। पहले वाले में क्या है, आप कहेंगे छोटी ई है, और दूसरे वाले में क्या है, आप कहेंगे बड़ी ई है। तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा, बड़ी ई का मिलेगा। मतलब कि जब आप इसको करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा इस पर आ जाएगी और बन जाएगा मुनीश्वर। मुनि के साथ ईश्वर मिलने से क्या बनेगा, आप कहेंगे मुनीश्वर। ऐसे ही अगर आप करें नदी के साथ, कहेंगे ठीक है भाई ये बड़ी का मात्रा है और इधर भी बड़ी है, और दो बड़ी के मिलने से लास्ट में क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा, नदी। और इसके उदाहरणों को पकड़ने का एक आसान तरीका जो कि अभी हम बताए हैं कि जो पहला वाला सार्थक शब्द रहता है ना, उसके साथ या तो आ का मात्रा रहेगा या तो बड़ी ई का मात्रा। जैसे आप देखेंगे मुनि के साथ बड़ी का मात्रा है, नदी के साथ बड़ी की मात्रा है। ये पहले वाले सार्थक शब्द के साथ दीर्घ जो बड़ी है वो दिखाई दे रही है। अगर आप इसको गिरिंद्र को करेंगे, जैसे सोचने का दूसरा तरीका, एग्जाम में क्या हो गया, आपके एग्जाम में प्रश्न दे दिया कि बताइए गिरिंद्र में कौन सी संधि है, किसमें, गिरिंद्र में कौन सी संधि है। तब आप सोचेंगे कैसे, आपको सोचना नहीं है, आपको तोड़ना है। इस गिरिंद्र को आप तोड़ेंगे ना, तो अभी भाई देखिए क्या है कि आप 18 से ऊपर वाले हैं, तो इतना तो सेंस होगा कि दो बढ़िया बढ़िया शब्द निकालना है। संधि का मतलब होता है कि दो बढ़िया बढ़िया शब्द के मिलने से संधि बनती है। तो अगर ये गिरिंद्र पूछ लिया पेपर में, तो हम इसको दो बढ़िया बढ़िया शब्द में कौन सा तोड़ेंगे, पर्यायवाची पढ़े होंगे आप, कहेंगे एक पर्वत की पर्यायवाची होती है कौन सी, गिरि, और दूसरी पर्यायवाची किसकी होती है, आप कहेंगे इंद्र की। मेरी बात को समझ रहे हैं, पर्वत की पर्यायवाची गिरि और ये कौन सा है, इंद्र है। तो क्या बन गया, गिरिंद्र बन गया। देखेंगे तो इधर भी गिरि ई का मात्रा है, ये भी ई का मात्रा है। या आप वैसे भी पकड़ सकते हैं कि बीच वाले में ई की मात्रा है और वो भी बड़ी वाली है। जैसे ये है, इसको आप तोड़ेंगे, आसानी से तोड़ सकते हैं। कहेंगे भाई पहले वाले में र भी दिख रहा है, वो में ई का मात्रा है, और दूसरे वाले में इंद्र दिख रहा है, वो में ई की मात्रा है, और दो तो जब ई मिलेंगी तो हमेशा बड़ी ई बनेगी। ठीक है भैया, यहाँ पे बड़ी ई दिखाई दे रही है, बेहद आसान है। मगर हाँ, जैसे ही आज की क्लास कंप्लीट होगी, आप बुक से जाकर के तुरंत ताजा अगर आपको नौकरी करनी है तब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसको छोड़ के बाद में पढ़ेंगे ना, तो काफी चीजें आप भूल चुके होंगे। अभी क्लास कर ली है तो आप हो सकता है इस कठिन चैप्टर की प्रैक्टिस न करें, तो बाद में 2 दिन 4 दिन 1 महीने के बाद प्रैक्टिस करेंगे ना, तो काफी चीजें आप क्या करेंगे, भूल चुके रहेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे ही क्लास खत्म होगी, हर एक चीज को छोड़ करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आज हम 2 संधियां पढ़ाएंगे और इन 2 7 में से 2 संधियां कंप्लीट होंगी और संधि की तमाम परिभाषाएं थी। तो इन दोनों संधि की प्रैक्टिस आप बहुत जम के करिएगा ताकि दोबारा आपको करनी ना पड़े। समझिएगा, जैसे ये ऊ वाला नियम है, ये तो ई वाली नियम है, ये कौन सा है, ऊ वाला। इसमें कैसे बनेगा, आप कहेंगे भाई वैसे ही तो बनेगा जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, एक छोटा ऊ रहेगा एक छोटा ऊ रहेगा, तो कौन सा बनेगा, आप कहेंगे बड़ा वाला बनेगा। एक तरफ छोटा है दूसरे तरफ बड़ा है, ऐसी परिस्थिति में कौन बनेगा, आप कहेंगे तब वो बड़ा बनेगा। इधर मान लीजिए बड़ा है और इधर छोटा है, अब क्या बनेगा, आप कहेंगे तब अभी बड़ा ही बनेगा। अगर दोनों बड़ा हो तब क्या बनेगा, आप कहेंगे भाई हर स्थिति में बड़ा ही बनेगा। इधर बड़ी ई का मात्रा बनी है, इधर बड़ा ऊ का मात्रा बना है और उधर बड़ा आ का मात्रा था, तो हर स्थिति में दीर्घ दिखाई दे रहा है। अब इनको आप करिए, वधोत्सव को कैसे करेंगे, आप कहेंगे वधोत्सव को हम करेंगे वधुसव। देखिए आसान है कि नहीं, अब जानते हैं हम रात में जब पढ़ाते हैं 1 बजे 2 बजे ना, उस टाइम अगर कुत्ते भौंकते हैं, दिन में तो ये जो थोड़े से अनपढ़ गंवार हैं ये 12 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, तो इसमें हम क्लास नहीं ले पाते हैं जो टीवी है। अब उसके बाद क्या है कि हम 1 बजे पढ़ाना शुरू करेंगे, शहर में शहरी कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, गाँव में तो भौंकते ही हैं, अब शहर में शहरी भौंक रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इससे भी दिमाग डिस्टर्ब होता है। क्लास में लेने के तमाम रीजन थोड़ा सा रूम लेकर के हम उलझ चुके हैं। अगर गोरखपुर सिटी में कोई है तो थोड़ा हमसे संपर्क कर लीजिएगा, और हाँ सिटी में जो रहेंगे वही, क्योंकि गांव वाले अगर बगल आउटर वाले नहीं कर पाएंगे, समझिए। तो ये भाई वधु में बड़ा ऊ का मात्रा था, यहाँ कौन सा है, आप कहेंगे बड़ा ऊ का मात्रा है, और इसमें कौन सा है, आप कहेंगे छोटा है, और दोनों के मिलने से लास्ट में क्या बनना चाहिए, आप कहेंगे बड़ा बनना चाहिए। लीजिए भैया बड़ा बन गया ना, 2 के साथ 2 बड़ा का मात्रा है कि नहीं, तो ये कौन सा बनेगा, यहाँ पर इसके आगे आप लिख लीजिएगा वधोत्सव। ये देखेंगे तो भानु में छोटी का मात्रा, छोटा का मात्रा है, और इसमें भी कौन सा है, उदय में छोटा का मात्रा है, लास्ट में क्या बनेगा, आप कहेंगे बड़ा का मात्रा बनेगा, मतलब कि भानुदय। क्या बनेगा, भानुदय। नीचे दिखाई ना दे रहा हो तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, भानु पर बड़ा का मात्रा भानुदय, ये आपका बनेगा।
बेहद आसान है भाई। ऐसे करते करते बड़ा उलाना था, ऐसे करते करते बड़ी इलानी थी, और दोनों हर जगह पर एक ही दिखाई दे रहे हैं। पहले हाँ, नियम एक जो है सातों में चलेगा, सातों संधि में। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर, इन्हीं दोनों का आपस में संयोग होगा। सोचने का दूसरा तरीका, मान लीजिए आपके पेपर में आ गया अनुदित, कह दिया इसमें कौन सी संधि है जो एकदम ओवर स्मार्ट एकदम जो चालाक स्टूडेंट रहेंगे वो इसको हल करेंगे ही नहीं, वो स्मार्ट वाले स्टूडेंट रहेंगे जिनके सोचने का तरीका ही एक अलग रहेगा। वो ज्यादा नहीं सोचेंगे, बस करेंगे क्या, कहेंगे भैया हम नियम पढ़े थे कि दो सार्थक शब्द खोजना है, पहला वाला सार्थक को, दूसरा वाला सार्थक को, कहेंगे अनुदित, इसमें वो खोजेंगे तो उनको दिखाई देगा क्या, अनु, कौन सा शब्द, और अनु में आप जानते हैं छोटा उ का मात्रा होता है। अब मगर उस यहीं पर उसी अनु में क्या हो गया, बड़ा का मात्रा हो गया। ये उ छोटा उ है और ये उ बड़ा उ है, मिलने के बाद तो उ से उ का ही परिवर्तन है, उ से उ का परिवर्तन। तुरंत पकड़ के चट्टे मारेंगे दीर्घ संधि, विकल्प में दीर्घ संधि दिखाई दी, उड़ा के खाली हो गए। यानी कि अनु धन उदित, क्या है, अनुधन उदित, अनुदित। ये भी पकड़ेंगे, कहेंगे यार वधु दिखा, जिसको हम तोड़ेंगे तो क्या ऐसे तोड़ेंगे, कहेंगे एक तरफ वधु होगी और दूसरी तरफ क्या होगी, आपकी उर्मी होगी, है कि नहीं। यहाँ पर बड़ा उ का मात्रा है, यहाँ पर बड़ा उ का मात्रा है, और लास्ट में बड़ा का मात्रा बना ही है, तो तीनों जगह उ ही है। अगर तीनों जगह उ रहेगा तो कौन से संधि, दीर्घ संधि। तीनों जगह ई रहेगी तो कौन से संधि, दीर्घ संधि, है कि नहीं। एकदम आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। फिर क्या है, अब ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर भी त्र है, यहाँ पर भी त्र है, इधर भी त्र है, इधर भी त्र है, दोनों समान है, त्र और त्र, त्र और त्र, लास्ट में भी त्र मिलना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है भैया, इसका जो होगा ऐसे बनेगा पितृ, कौन सा, पितृ। इसका कौन सा बनेगा, आप कहेंगे मातृ। एकदम आसान है भाई, ये त्र था तो ये त्र ही है, ये त्र था त्र ही है, तीनों तो त्र ही है, तो आसान है कि नहीं आसान है। दीर्घ संधि आपकी पूरे तरीके से खत्म हो गई, जो कि बेहद आसान थी। और हाँ, इनको आप जो है लिख लीजिए, इनको आप लिख लीजिए। आप जानते हैं दीर्घ संधि से ही वृद्धि संधि बनी हुई है। अगर आपको ये दीर्घ संधि कंप्लीट क्लियर होगी ना तो वृद्धि तो आपको पढ़ना ही नहीं है, वो तो एकदम बकवास इसी में चला जाएगा, वो बेहद ही आसान है। ठीक है ना, आप इसको पहले लिख लीजिए, उसको लेकर के हमारे इस संधि का देखिए दूसरा प्रकार है जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। कौन सा प्रकार है, दूसरा प्रकार। तो ये तो देखिए एकदम बहुत ही आसान है, पहले वाले से तो काफी आसान है। ऐसे पढ़ने से पहले हमें एक चीज का जानना बहुत जरूरी है, वो चीज आप पहले से ही जानते हैं। समझिएगा क्या, जब हम लोग LKG UKG में रहते थे तो स्वरों को पढ़ते कैसे थे, आप कहेंगे कहते थे जैसे अ है, अ के बाद क्या आएगा, आ आएगा, अ आ, फिर बोलिए आप हमारे साथ, कहेंगे ई उ ऊ, ठीक है, अ आ ई उ, फिर क्या है, ए उसके बाद ओ, फिर लास्ट में क्या है, औ, है कि नहीं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम LKG UKG में पढ़ते थे। जब आप दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तब इन दोनों के मिलने से आ का नियम बना था, पहला नियम। किनके मिलने से, इन दोनों के मिलने से आ का नियम बना था, जो कि फाइनल रिजल्ट आ रहा था। जब दूसरा हम पढ़े तो उसमें इन दोनों के मिलने से बड़ी ई का नियम बना, जो कि हम कहते ना कि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जब छोटा और बड़ा व्यक्ति आपस में लड़ जाए तब कौन सा बड़ा बरियार होगा, आप कहेंगे दीर्घ वाला, बड़ा वाला। तो पहला नियम तो दीर्घ संधि में ये पढ़ा गया, दूसरा नियम दीर्घ संधि में ये पढ़ा गया, और तीसरा नियम दीर्घ संधि में कौन सा पढ़ा गया, तब ऊ का। री वाला जो त्र वाला था वो तो अलग था। अब जो है इनके बाद, ये तीनों के बाद आप कहेंगे एक है ए का नियम और दूसरा है औ का नियम। मतलब कि जब ए या ए दोनों रहेंगे तो फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, आप कहेंगे फाइनल में ए आएगा, फाइनल में क्या आएगा, औ आएगा। जब आप इतनी चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपका दीर्घ संधि के साथ
ये वृद्धि संधि पूरे तरीके से खत्म। इतना आप पढ़े तो दीर्घ संधि कंप्लीट होगी। आइए मात्र 2 नियमों को पढ़ लेंगे, वृद्धि संधि खत्म। बनता कैसे, मेरी बात को समझिएगा। आप देखिए क्या है कि 12 बजे रात में, अब देखिए समझिएगा कि आप ये कैसे बनेगी, कैसे समझिएगा आप। जैसे हम एक लाइन से लिख रहे हैं और आप हमसे पहले खुद जवाब देंगे, हम बोलेंगे उसके पहले आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। है क्या, जैसे अगर मान लीजिए कि अ के साथ अगर ए आए तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, अ के साथ ए हो, या तो आ के साथ ए आए तब रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर अ के साथ जो है ए आए तो इस स्थिति में रिजल्ट क्या होगा, या आ के साथ ए आए। ये 4 स्थितियां होती हैं जो कि अलग अलग बनती हैं। भाई अ के साथ ए आएगा तब भी आप कहेंगे फाइनल में तो जो है बड़ा वाला ही बनेगा, क्योंकि ए के बाद क्या है, ए है। फिर उसके बाद ए के साथ क्या आएगा, ए का तो ए वही करेगा और इसका जो है ये वही करेगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या है, ए का नियम है। ऐसे ही अगर आप इसमें करेंगे तो कहेंगे कि अ दिया हो, अ के साथ अगर मान लीजिए ओ दिया हो, अ के साथ क्या हो, ओ हो, तो फाइनल रिजल्ट कौन सा होगा, आप कहेंगे ओ होगा। फिर क्या है, हमसे पहले आप कहिए, अगर मान लीजिए आ के साथ अगर ओ दिया हो तब भी आप कहेंगे ओ ही आएगा। और यदि इसके आगे देखा जाए ओ के साथ जो है ओ दिया हो तब भी आपका जो है ओ आएगा, या तो आ के साथ ओ दिया हो तब इस स्थिति में भी लास्ट में क्या आएगा, ओ ही आएगा। अगर देखा जाए तो चारों स्थिति में क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। ये संधि जो है दूसरी जो वृद्धि संधि है, इसके नियम है, हो सकता है आप इनको समझे ना हो, तो पकड़ने का तरीका हम सीधे सीधे बता रहे हैं कि आप उदाहरणों को एक ही बार में पकड़ेंगे कैसे, समझिएगा। दूसरी लाइन में ए है, दूसरी लाइन में ए है, ए है, ए है और ए है। मेरी बात को आप समझिए। अब ध्यान से देखेंगे तो ए है, और इसमें ध्यान से देखेंगे ध्वन के आगे क्या है, आप कहेंगे औ की मात्रा है। फिर एक के आगे क्या है, आप कहेंगे औ की मात्रा है। सौदा के आगे क्या है, आप कहेंगे आ की मात्रा है। वसुधा के आगे कौन सी मात्रा है, इसके आगे भी आ की मात्रा है। और मत के आगे क्या है, औ की मात्रा है। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम सबसे पहले आपसे जो बोले थे कि किसी भी शब्द को आप लंबा खींच करके बोलिए, थोड़ा सा आलाप दे करके खींचिए। ध न तो अ आएगा, अगर एक है एक अ आएगा। अगर अब आप क्या है कि देखेंगे तो अ के साथ ए मिला है, अ के साथ ए मिलेगा तो क्या बनेगा, आप कहेंगे ए बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, ध नय सड़ा, क्या बनेगा, ध नय सड़ा, क्योंकि 9 पर जो है अब क्या आ जाएगी, ए का मात्रा आ जाएगी। अगर वैसे आप इसको बनाएंगे, कहेंगे इस पर क्या बन जाएगा, ए क, पहले पर क्या आ जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी। ऐसे आप इनको करिए, ये जो तीनों हैं हमसे पहले आप करिए। आप कहेंगे इस पर ए की मात्रा है, इसका मतलब क्या बनेगा, सदैव बनेगा। जब भी प्रश्न में ये सब चीजें आए आपको दिखाई देगा ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा है। और ये जो ए की मात्रा होती है हमेशा किस में आएगी, आप कहेंगे वृद्धि होती है, क्योंकि लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ए के मिलने से, ए के मिलने से बड़ा ए ही मिलता है। तो ये आपका है, जैसे मत धन ऐक्य है, आप कहेंगे यहाँ पर जो है मतैक्य मिलेगा, क्या मिलेगा, मतैक्य मिलेगा। तो ये जो आपका है पहला नियम, जो कि ए का नियम है, पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आप इसको समझ चुके हो तो जाकर के वहां से किताब से बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। ये लास्ट वाला जो है ना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम बोले हैं ना ओ आए या ओ आए, लास्ट में क्या मिलेगा, ओ ही मिलेगा। जो कि इसमें था ए आए या ए आए, लास्ट में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। जो ये आपके नियम थे कि यहाँ से ए के साथ ए आया है, ओ के साथ ओ आया है, आपको इन चीजों को कभी नहीं भूलना है कि यही जो है दीर्घ संधि और वृद्धि संधि है। जब आप ये जानते रहेंगे कि नहीं, जो स्वर होते हैं शुरुआत वाले 10 ठो,
उन्हीं 10 स्वरों में है। शुरू के 6 जो है दीर्घ संधि है, अंतिम के 4 जो है वृद्धि संधि है। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, वृद्धि का मतलब भी होता है उन्नति की तरफ जाना, बड़ा। दोनों का मतलब क्या होता है, बड़ा ही होता है। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा। वृद्धि संधि मतलब अपने रास्ते पर आप वृद्धि कर रहे हैं, इसमें भी एक बढ़ाई ही आती है। और ये दोनों की उत्पत्ति होती कहाँ है, आप कहेंगे स्वरों से होती है। तो बेहद आसान हुआ कि नहीं। इन दोनों संधियों को आप हमेशा हर परिस्थिति में एक जगह रख के एक तरीके से सोचेंगे। बाकी जो 5 संधियां हैं उनसे इनका कंपेयर आपको कभी भी नहीं करना है। इन दोनों संधियों को आप हमेशा 7 संधियों में अलग सोचिएगा, अपने दिमाग में एकदम अलग तरीके से सोचिएगा। इनको घालमेल तरीके से उनमें कभी भी मत मिलाइएगा, क्योंकि हम आपसे कहते आ रहे हैं कि देखिए अ या आ रहेगा तो आ बनेगा, ई या ई रहेगी तो बड़ी ई बनेगी, उ या उ रहेगा तो बड़ा उ बनेगा। ये हो गए आपके उसके नियम। अब यहाँ पर ए के साथ अ रहेगा तो अ बनेगा, ओ के साथ औ रहेगा तो औ बनेगा। ये किसका नियम हो गया, वृद्धि का हो गया। तो इन दोनों संधियों को आप उनमें क्यों मिक्स करेंगे, ऐसा कोई रीजन जिसकी वजह से आप इनको वहां मिक्स करें, क्योंकि ये तो स्वर से बनी हुई है। और जो संधि स्वर से बनी है उसे हम कहीं और क्यों मिलाएं, क्योंकि एकदम अलग। और ये भी एकदम सीरियल वाइज है। अ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ, ये जो है हम LKG UKG में पढ़े हैं, है कि नहीं। जैसे इसमें आप ध्यान दीजिएगा, परम है, देखेंगे तो यहाँ पर अ दिखाई दे रहा है, परम म को लंबा खींचिए म। फिर जल के साथ खींचेंगे, यहाँ पर अ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा है, ठीक है ना। तो जब आप करेंगे देखिए यहाँ पर क्या है, ओ की मात्रा है, ओ है, वो औ है, औ है। और जब भी आपको ओ मिले या औ मिले, लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है, आप कहेंगे औ का रिजल्ट आ रहा है। मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे परमौजस्वी, क्या मिलेगा, परमौजस्वी, क्योंकि म पर जो है औ की मात्रा आ जाएगी। हम कहें ना कि संधि में जो मात्रा है हमेशा पहले वाले के साथ जुड़ेगी। किसके साथ, हमेशा पहले वाले के साथ, क्योंकि इन दोनों का जो है आपस में मिलाप होगा। और जब दो लोगों का आपस में मिलाप होगा तो हमेशा पहले वाले को तवज्जो दी जाएगी। हम थोड़ा सा ऐसे पढ़ा रहे, इसका रीजन है व्हाइट बोर्ड हिल रहा है, तो आप इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। जैसे देखिए ये जल है, तो आप कहेंगे ल जो है पहले आएगा, ओ जो है बाद में आएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, ल पे जो है औ की मात्रा घ, जलौघ बनेगा। वैसे आप इसको करिए, आप कहेंगे जलौषधि बनेगी, क्या, जलौषधि, है कि नहीं, बेहद आसान। या तो आप इसको करेंगे, कहेंगे महोषध, क्या, महोषध। या तो अगर आपको पकड़ना हो तो पहले वाले सार्थक शब्द के साथ जल के साथ औ की मात्रा है, जल के साथ औ की मात्रा है, अब परम के साथ औ की मात्रा है। पहले वाले सार्थक शब्द के साथ हमेशा देखेंगे औ की मात्रा, औ की मात्रा, महा के साथ औ की मात्रा। और ये औ की मात्रा किसमें आती है, आप कहेंगे वृद्धि संधि में आती है। बेहद आसान है, इसको आप कई तरीके से सोच सकते हैं। इन सब चीजों को आप कई तरीके से सोच सकते हैं। जैसे अगर आपके एग्जाम्पल में जो एग्जाम है, आप पेपर देने गए हैं, ये तीनों उदाहरण आ गए, वनौषधि, और कह दे कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो आप सोचेंगे कैसे कि तुरंत आंसर दे, क्योंकि ये ऐसी चीजें ना, इनको आपको हल नहीं करना है। प्रश्न पढ़े, आंसर मार दिए, कैसे कहेंगे भैया, वन, यहाँ पर हमको वन मिलता है। एक बढ़िया वाला शब्द खोजने के लिए हम क्लास में पढ़े थे, तो पहला वाले में बढ़िया शब्द वन मिल रहा है, और वन पे कौन सी मात्रा है, कहेंगे औ की मात्रा है। पहला वाला परम दिख रहा है, इस पर कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है। पहला वाला सदा दिख रहा है, इस पर कौन सी मात्रा है, आप कहेंगे अय की मात्रा है। तो ये जो है अय की मात्रा वाला ये नियम इसमें लिखा गया है, अय की मात्रा। और अय की मात्रा इधर सदैव, सदैव यहाँ पर देखिए ये सदैव है, ये यहाँ पर लिखा गया है गलती से। तो ये सदैव जो है ये अय की मात्रा है, क्या है, अय की मात्रा, तो यह भी इसी में है। तो ये सब सोचने के तरीके हैं।
आज की क्लास देखिए पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई है। और हाँ, पुरानी क्लास को जो बीच में हम ऐड किए हैं उनको पढ़ते हुए बढ़िया से तैयारी करिए। जल्द ही हम जो है रूम बदलेंगे तो क्लास जो है और बढ़िया से चलेगी, क्योंकि परेशानियां जो है पीछा नहीं छोड़ती हैं। अभी हम आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लगभग 12:30 बजे से जब सब लोग सो गए, सबकी टीवी उवी बंद हो गई, पढ़ाना शुरू किए। कम से कम बीच में 1 घंटे कुत्ते परेशान किए हैं। जैसे ही 10 मिनट हम आप लोगों को पढ़ाएं तब तक कुत्ते भौंकना शुरू, क्लास शुरू होती। अब इंतजार कर रहे हैं बैठ के, अब कुत्ते शांत होंगे, अब कुत्ते शांत होंगे। आधे घंटे तक कुत्ते नाम ही नहीं ले रहे हैं शांत होने के। फिर हम बैठे बैठे, अब वो शांत हुए, फिर 10-15 मिनट पढ़ा रहे हैं, फिर वो चिल्लाना शुरू। ऐसे मतलब करके ये आज देखिए भूख रहे। आज की क्लास लगभग 2.5-3 घंटे लग गए हमको पढ़ाने में। अब जाके 3 बज गया है, 12 साढ़े 12 बजे से लेकर के 3 बज गया, भोर हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा।